जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो एज यू नो, हम प्रीवियस लेक्चर में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर चुकी हैं। हमने बात की थी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम को कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करती है। ठीक, जो प्रॉब्लम उनको फेस करने को मिल रही है, उन प्रॉब्लम्स को हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का नाम देते हैं। हमने बात की थी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड अटेन करते हैं वो बायोलॉजिकल मेथड होता है, और उसके हमने कुछ डिफरेंट स्टेप्स भी पढ़े थे। ठीक, इसमें हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है वो क्या है कि आप उसमें रिकॉग्नाइज करते हो उस प्रॉब्लम को। यानी कि सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करोगे कि प्रॉब्लम है क्या, उसके बारे में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन करने के बाद आप उसके ऊपर क्या करोगे, रिसर्च करोगे। रिसर्च का मतलब आप उसको ऑब्जर्व करोगे। ठीक, ऑब्जर्व करने के बाद साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जो हैं वो अपनी हाइपोथेसिस, अपना एक आइडिया रिप्रेजेंट करते हैं। आइडिया रिप्रेजेंट करने के बाद उस आइडिया को हम देखते हैं कि क्या उन्होंने जो आइडिया रिप्रेजेंट किया है वो ठीक है या नहीं। उसके बारे में डिडक्शंस दी जाती हैं। डिडक्शंस देने के बाद हम उसका क्या करवाते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाते हैं। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाने के बाद फिर हम उन रिजल्ट्स को जो है वो क्या करते हैं, एनालाइज करवाते हैं। मतलब कि उनकी एनालिसिस करवाते हैं, उनको देखने के लिए कि जो हाइपोथेसिस उन्होंने दी है वो ट्रू है या फॉल्स हैं। ये देखने के लिए हम उन हाइपोथेसिस पे क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाते हैं। अगर तो वो एक्सपेरिमेंट्स, वो हाइपोथेसिस ठीक निकलती हैं तो बाद में वो जो रिजल्ट्स हैं वो आगे लोगों के सामने क्या किए जाते हैं, रिपोर्ट किया जाते हैं। लेकिन अगर वो हाइपोथेसिस फॉल्स है, खराब है, तो फिर उन साइंटिस्ट को या उन बायोलॉजिस्ट को दोबारा से कहाँ भेज दिया जाता है, हाइपोथेसिस की तरफ, कि वो अपना उस पर क्या जो है वो मजीद उसको ऑब्जर्व करें और उसके बारे में जो है वो रिजल्ट पेश करें। ठीक, अब आज हमने क्या करनी है कि इस बायोलॉजिकल मेथड की एक एग्जांपल डिस्कस करनी है। ये यूं कह लें कि हम आज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो एक डिस्कस करेंगे। अब आपकी बुक में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम दी हुई है मलेरिया, स्टडी ऑफ मलेरिया। ठीक, हमने आज ये एक प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, दैट इज कॉल्ड मलेरिया। अब क्योंकि मलेरिया ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करती है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो मेथड इस्तेमाल किया वो था बायोलॉजिकल मेथड। ठीक, हम वन बाय वन बायोलॉजिकल मेथड के जो स्टेप्स थे उनको फॉलो करेंगे और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब मलेरिया से रिलेटेड 2 प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से एक प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट इज मलेरिया। मलेरिया के बारे में डिस्कशन करनी है हमने कि मलेरिया बेसिकली है क्या। ठीक है जी, तो इसके बारे में हमने जो है ना डिफरेंट डिस्कशन देनी है। अब हमने कहा कि हम बायोलॉजिकल मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वन बाय वन हम इसके मेथड्स जो है वो अप्लाई करेंगे। इसमें आपके पास जो सबसे पहला मेथड है वो आपके पास क्या है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। इसमें आपने क्या चीज पढ़नी है, इसमें हमने 2-3 चीजें पढ़ी थी। एक तो ये कि इटालियन वर्ड है ये, माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो मलेरिया बड़ी कॉमन डिजीज थी जो हर कंट्री में लोगों को इफेक्ट करी थी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि पुराने जमाने में ये समझा जाता था फिजिशियंस के अकॉर्डिंग कि ये जो मलेरिया है ये एक बीमारी है जिससे क्या होता है कि जो बुखार या सर्दी है, बुखार से जो है ना, इन दोनों का रिलेशन है इस बीमारी से। ठीक है, फिर उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, लोगों को ऑब्जर्व किया, तो ये अपनी कंक्लूजन निकाली कि जो लोग मार्शी एरिया, स्लम एरियाज में या पानी के पास वाले एरियाज में सर्वाइव कर रहे हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा इफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो उन्होंने इस बात से ये अंदाजा लगा लिया कि होगा इस तरह से कि जो वहाँ का गंदा पानी है, स्टेगनेंट वाटर है, कि उससे क्या होता है कि जहाँ की आबो हवा जो है वो आलूदा होती है, पॉइजन हो जाती है, जिसकी वजह से वो हवा को उसने नाम दे दिया बैड एयर। बैड एयर से उन्होंने वर्ड निकाल दिया कि माला का मतलब है बैड और एरिया का मतलब है एयर। ठीक, लेकिन फर्दर इस पे जो है वो इस ऑब्जर्वेशन पे क्लासिफिकेशन की गई और ये देखा गया कि कुछ लोगों ने उस पानी को पिया, के हम चेक करते हैं कि क्या वाकई ही स्टेगनेंट वाटर की वजह से ये प्रॉब्लम को हो रही है, तो ऐसा नहीं हुआ। उस पानी को पीने से ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। ठीक है जी। इसमें उसके बाद क्या हुआ कि 17th सेंचुरी में अमेरिका ने ये डिस्कवर किया, कुछ प्लांट्स को डिस्कवर किया और यूरोप भेजे गए एज अ मेडिसिन के तौर पे। इनमें से एक जो प्लांट है वो है कोइना कोइना।
ये वो प्लांट है, इसकी बार्क से मलेरिया का इलाज किया जाता था। अभी मलेरिया वेल डिफाइंड प्रॉब्लम सामने नहीं आई थी कि वो क्या चीज है, ठीक है, लेकिन ये था कि वो जो उससे होने वाला जो बुखार था उसको ट्रीट करने के लिए इस दरख्त की बार्क बार्क होती है, छाल जो स्टेम के ऊपर उसकी लेयर होती है, उसको इस्तेमाल किया गया उस बुखार को ठीक करने के लिए। तो क्या हुआ कि इस तरह ये काफी बेनिफिशियल था, इससे लोगों का इलाज जो था वो पॉसिबल हो रहा था। यूरोप में भेजे गए, लेकिन वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कि इस कोयना की जगह एक और ट्री इस्तेमाल किया गया जिसको हम नाम क्या देते हैं, क्विन कोयना का नाम देते हैं। इसको इस्तेमाल किया गया, ये समझ लें कि वहां पे कुछ डिसऑनेस्टी क्रिएट हुई और कुछ मर्चेंट्स ऐसे थे जिन्होंने यानी कि लोगों के सामने पेश किया कि कोयना ट्री की बात है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या थी, किन कोयना था। लेकिन हुआ ये कि उनकी ये जो गलत उनकी बात थी, लेकिन वो लोगों के लिए सही साबित हुई। मतलब कि ये दोनों ट्रीज जो थे वो अच्छे हुए थे, बेनिफिशियल थे फॉर दी ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ठीक है जी। सो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें बात आ जाती है कि हमारे पास एक 1878 में फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था लार्विन। इसने इस पर सर्च की कि मलेरिया का असल कोज क्या है। ठीक है, उसने डिफरेंट मलेरिया पेशेंट्स लिए और उनके ब्लड को एग्जामिन किया, तो उसने देखा कि उन ब्लड के सैंपल में कुछ छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। ठीक, लेकिन इस डिस्कवरी को माना नहीं गया। 2 साल के बाद कुछ और फिजिशियन थे, उन्होंने भी इसी तरह जब मलेरियल पेशेंट के ब्लड को एग्जामिन किया तो उन्होंने भी यही बात नोटिस की कि उनके ब्लड में, मलेरियल पेशेंट के ब्लड में कुछ छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नाम क्या दे दिया गया जी, कि वो क्या है, इसको प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया। तो ये सबसे बड़ी एक तो डिस्कवरी थी कि वो जो टीनी या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो मलेरियल पेशेंट के ब्लड में मिल रहे थे, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नाम के दे दिया गया प्लाज्मोडियम का। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इनमें एक पॉइंट है। एक तो ये कोयना कोयना और किन कोयना, ये 2 ट्रीज ऐसे हैं जिनको यूज किया गया था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। सो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल यानी कि जो फर्स्ट इसका स्टेप है उसमें हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि एक तो इनके वर्ड के बारे में पता चला, उसके ट्रीटमेंट के बारे में पता चला, और लॉर्विन के सर्च के बाद ये बात कंफर्म होगी कि वाकई ही मलेरियल पेशेंट के ब्लड में जो है वो एक छोटे माइक्रोऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जिनको नाम क्या दे दिया गया था, प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया था। ठीक, सो नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन। अब आपको पता है कि हम एक बार प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लें तो हमारा अगला काम क्या होता है, उस पर ऑब्जर्व करना। नाउ क्या ऑब्जर्व किया गया, मलेरिया इन मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशंस। नेक्स्ट वन इज क्वाइनिन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। Drinking the water of marshes does not cause malaria. Plasmodium is seen in the blood of malarial patients. तो जितनी अब सर्च की गई तो उनसे ये ऑब्जर्वेशन सामने आई कि ये बात भी ठीक है कि वो जो स्टेगनेंट वाटर था उससे मलेरिया का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये भी बात है कि उसका और मलेरिया का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। मार्शी एरिया में जो पानी के इर्द गिर्द इलाके हैं उसका और मलेरिया का आपस में एक दूसरे के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। इनकी प्रॉब्लम यहाँ से ही क्रिएट हो रही है, लेकिन उसको पीने से नहीं हो रही, इस पानी से। क्योनीन जो है वो एक इफेक्टिव ड्रग है, इलाज उसका मिल चुका था कि वो मलेरिया को ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और तीसरी बात ये आई थी कि उस पानी को पीने से मलेरिया कोज नहीं हो रहा था। ये सारी ऑब्जर्वेशन है। और चौथी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में देखा गया था। ठीक है जी, अब फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज भी कर लिया, हमने उसको ऑब्जर्व भी कर लिया। अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आएगा, हाइपोथेसिस। हम उसके बारे में क्या देंगे, आइडिया देंगे। सो आइडिया ये रिप्रेजेंट हुआ कि बेसिकली अगर हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम आपको नजर आ रहा है तो ये बात तो कंफर्म है अब कि हमारे पास मलेरिया का कॉज ही कौन बन रहा है, प्लाज्मोडियम जो है वो उसका क्या है, कॉज है, उसी की वजह से मलेरिया जो है वो क्रिएट हो रहा है। नाउ अब हाइपोथेसिस आइडिया जब दे देते हैं तो हमने पढ़ा था कि आइडिया के बाद डिडक्शंस लगाई जाती है, एक लॉजिक लगाया जाता है। तो ये लॉजिक लगा दिया गया कि अगर इफ, मैंने आपको बताया था डिडक्शन में इफ एंड देन का लॉजिक इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, इफ प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया देन, देखिए इसमें लॉजिक इस्तेमाल हो रहा है इफ और देन का, देन ऑल पर्संस इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर ये बात कहा जाती है कि हाइपोथेसिस को हमने ट्रू मानना ना, तो अगर ये हाइपोथेसिस हमने ट्रू माननी है कि मलेरिया का जो कॉज है वो आपके पास प्लाज्मोडियम है, तो फिर ये बात भी कंफर्म है कि हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए।
डिडक्शन के बाद अब हमने क्या करना है, हमारा अगला स्टेप क्या है, उस पर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराएंगे इस बात को प्रूव करने के लिए क्या वाकई ही मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम है या नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने जी ब्लड ऑफ 100 malarial patient was examined under microscope for the purpose of having the control group. The healthy persons are also examined under microscope. आपको मैंने बताया था जब भी हमने एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं हम 2 ग्रुप्स बनाते हैं। एक ग्रुप हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक ग्रुप जो हमारे पास होता है वो कौन सा होता है, कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप वो कौन सा ग्रुप होता है जिसमें सारी चीजें कंट्रोल में है, मतलब उसमें हमने कोई चीज नहीं इनवेरिएबल चेंज कर सकते हैं जिसका उस पर कोई इफेक्ट ना हो। तो हमने क्या किया, हमने एक तरफ जो है वो 100 मलेरियल पेशेंट्स लिए और दूसरी तरफ हमने क्या किया, 100 हेल्दी पर्सन को एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप में, ये देखने के लिए कि उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम है या नहीं है। ठीक है जी। अब अगला काम हमारे पास क्या आएगा, ऑब्वियसली बात हमने उसके रिजल्ट्स देखने हैं कि वाकई प्लाज्मोडियम था या नहीं था। अच्छा, क्या देखने को मिला, ऑल मलेरियल पेशेंट्स हैज प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ठीक, जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं उन सबके ब्लड में आपको क्या मिला, प्लाज्मोडियम मिला। नेक्स्ट इज 7 out of 100 healthy persons also had plasmodium in their blood। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, अब ये वाले जो पर्सन है ना 7 out of 100 जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम है लेकिन उनको मलेरिया नहीं है, इट्स मीन दे वर इंक्यूबेशन पीरियड। हम इसका मतलब है कि इनके ब्लड में जो प्लाज्मोडियम है वो अपने इंक्यूबेशन पीरियड में है। वो वाला पीरियड होता है जिसमें एक पैरासाइट का अंदर जाने में और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने सिम्टम्स अपेयर करने में थोड़ा टाइम इंटरवल होता है, मतलब उनके अंदर वो वायरस चला तो गया लेकिन उसने अपना असर अभी नहीं दिखाया। ठीक है, उसने अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की, अभी उसके सिम्टम्स अपेयर नहीं हुए, लेकिन कुछ देर बाद जब उसका ये टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो वो वाले भी जो 7% थे वो भी क्या हो जाएंगे, मलेरियल पेशेंट क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है जी। नाउ द रिजल्ट वाज क्वाइट कन्विंसिंग एंड प्रूव दैट द हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस हमारे पास क्या थी, दैट द प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है जी, तो ये बात अब कंफर्म हो चुकी हुई है कि प्लाज्मोडियम इसका क्या था, कॉज था मलेरिया का, और मलेरिया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली कि एक तो ये गंदा पानी पीने से नहीं हो रहा लेकिन उसके पास रहने की वजह से हो रहा है, इसका वजह जो है वो क्या है, प्लाज्मोडियम है, और वो सारी चीजें हमने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो थी वो क्लियर करवा दी। अब इसका जो नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इसी से क्वेश्चन रिलेट आएगा ना, वो ये होगा कि अगर प्लाज्मोडियम ठीक है मलेरिया का कॉज है लेकिन ये लोगों के अंदर एंटर कैसे होता है, इसकी एंट्री हमने डिस्कस करनी है, तो वो हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये जो मलेरिया का टॉपिक है ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के रेफरेंस से इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पूरा याद करने की जरूरत है। ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ स्लाइड में मेंशन किए हैं आप इसी को जो है ना वो याद कर लीजिएगा, तो ये आपके शॉर्ट और एमसीक्यूज में आ जाता है। बाकी इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।